नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि लगातार एग्ज़ाम चल रहा है। अभी सीजीएल मेंस ख़त्म हुआ है, सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। यूपीएससी से लेकर के छोटे छोटे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वही मिस्टेक आपको आपकी पोस्ट तक या फिर आपके एग्ज़ाम क्रैक ना होने का रीज़न बनता है। क्योंकि आप जब सिली मिस्टेक करते हैं, वैसे प्रश्न छोड़ते हैं जो प्रश्न बहुत इजी होते हैं, तो उस प्रश्न छोड़ने की वजह से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हम YouTube के माध्यम से फ्री में ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिससे वो जो सिली मिस्टेक आप करते हैं ना, उसको आप कम से कम कर सकें। प्रश्न बहुत इजी होता है, आपने रिवाइज नहीं किया होता है, जिसकी वजह से आप उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। खैर, आते हैं हम अपने मुद्दे पर और बात करते हैं आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इससे पहले की क्लासेस हो चुकी थी, हमने बताया था कि रीजंस क्या होते हैं इसके और किन किन माध्यमों से हम इसके बारे में पता कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात कर लिए थे। लेकिन मुझे लगा कि इस टॉपिक को आप तक साझा करना चाहिए, तो मैं उन मुद्दों पे बात करूंगा जहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, पूछा जाता है, जो आप सिली मिस्टेक के तौर पे भी कर लेते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो पृथ्वी के अंदर में निर्माण हो रहा है या फिर पृथ्वी जो अर्थ बना है वो कैसे बना है। खैर, इसका हमारे पास बहुत ब्रॉड में साक्ष्य तो नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर तो नहीं जा सकते हैं। बस जो चीज़ें अंदर से बाहर आई हैं उसी के माध्यम से हम कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से हम इसके बारे में पता करते हैं। ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, जो चट्टानों का निर्माण होता है, इन सब के बेसिस पे हम पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके लेयर्स कैसे बने हुए हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में हम इसके बारे में पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी अवधारणा जो जिन्होंने दिया था वो एक संस्था थी, IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है। तो आपसे यही छोटे छोटे प्रश्न आपसे मिस्टेक हो जाते हैं कि IUGG क्या है, इसका स्टैंड फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ था, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, आप इसे याद रखेंगे। इसने क्या बताया, इसने बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं, भूपरपट्टी हिंदी में बोला जाता है, और इस भूपरपट्टी की जो मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर तक होती है। उसके नीचे हम जब आते हैं तो मेंटल होता है जिसकी मोटाई 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक होती है। उसके नीचे हम आते हैं तो क्रोड मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में कोर बोलते हैं, और इसकी मोटाई 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो IUGG ने क्या बोला कि हम पृथ्वी को 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिए, 3 लेयर्स को डिवाइड किया, तो हमने उस लेयर्स के किलोमीटर को भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर तक है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, और कोर जो है 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। जैसे हमने इसको मान लिया, पृथ्वी मान लिया, और हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे काट करके ये वाला भाग हमने निकाल लिया, और ये वाला जो हमने भाग निकाला वही हो गया ये। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। जो सबसे ऊपर में जो है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज क्रस्ट, भूपरपट्टी,
दिस वन इज मेंटल एंड दिस वन इज कोर। कोर जिसे हम अंतरतम बोलते हैं, क्रोड भी बोलते हैं। ये इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। अब हमने डिस्कस कर लिया था कि ये 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है, मेंटल जो है 2900 किलोमीटर तक है, और जो हमारा कोर है वो 6371 किलोमीटर तक है। हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया। अब देखिए जो क्रस्ट बना हुआ है दैट इज सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका प्लस एल्युमिनियम ये किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। और ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो मेंटल हमारा जो बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, क्रस्ट जो बना हुआ है सिलिका एल्युमिनियम से बना हुआ है, और जो हमारा कोर है, कोर का निर्माण जो हुआ है वो निकिल और फेरस से हुआ है। ठीक है, निकिल और फेरस से हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रस्ट का निर्माण निम्नलिखित में से किससे हुआ है, और ऑप्शन में 4 दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन में आप जो लगाएंगे वो क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो सियाल से हुआ है, मेंटल का जो निर्माण हुआ है सीमा से हुआ है, सिलिका मैग्नीशियम, और जो कोर का निर्माण हुआ है दैट इज निकेल और फेरस से हुआ है। ठीक है, अब किलोमीटर हमने डिस्कस कर लिया, किससे बना हुआ डिस्कस कर लिया, और हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमने कितने लेयर में डिवाइड किया है। अब देखिए थोड़ा समझने वाली बात है कि हमने क्या किया है, जो कोर है कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये है आपका आउटर कोर, ये आउटर कोर, और दिस इज इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर। कोर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, आउटर कोर और इनर कोर। अब देखिए ये जो कोर है यहां पे ऊपर वाला जो कोर है ये मैग्मा इसमें भरा हुआ है, मैग्मा इसमें भरा हुआ है, और ये मैग्मा भरा होने की वजह से ये किस फॉर्म में है? तो ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो इनर कोर है दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में है ये। तो इनर कोर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सॉलिड फॉर्म में है और कौन सा लिक्विड फॉर्म में है। तो जो आउटर कोर है इसमें मैग्मा भरा हुआ है जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है, और इनर जो है इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिए आप क्यों है, कैसे है? तो जो आउटर कोर है इसका टेम्परेचर जो है 4900 डिग्री सेल्सियस है, 4900 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो सीमा है मेंटल है, ये मेंटल, यहाँ भी सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ मैग्मा देखने को मिलता है, मैग्मा। तो मैग्मा आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा? आउटर कोर में, और जो मेंटल का क्षेत्र है वहाँ पे आपको मैग्मा देखने को मिलेगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम तब पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक, उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक तरीके से डिस्कस करेंगे कि मैग्मा कैसे फॉर्म होता है, मेल्ट कैसे होता है, वोल्केनो का निर्माण कैसे होता है, अर्थक्वेक का निर्माण कैसे होता है, उन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने बात क्या किया कि हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? तो ये 4 भाग हो गए, सियाल, सीमा, आउटर कोर और इनर। तो सियाल को जो हम क्रस्ट बोलते हैं, सीमा को हम मेंटल बोलते हैं, उसके नीचे आउटर होता है और उसके नीचे इनर होता है। ये जो जहाँ पे मेंटल है ये भी मैग्मा के फॉर्म में है, मैग्मा के फॉर्म में है, इट मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में होगा।
आउटर कोर भी किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और जो सबसे अंदर है इनर कोर है, इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। इनर कोर का जो आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा 6000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, और जो आउटर कोर का है वो 4900 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है मेंटल के पास ये 1900 डिग्री सेल्सियस होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप ऐसे समझिए कि जहाँ पे मैग्मा फॉर्म होता है, जहाँ पे मैग्मा बनता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मैग्मा का टेम्परेचर औसतन कितना होता है, तो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। 1200 डिग्री सेल्सियस मैग्मा का टेम्परेचर होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए आपसे और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि क्रस्ट की मोटाई क्या है, तो 0.1%। ये क्रस्ट जो है 0.1% पे है। सबसे ज़्यादा मेंटल है, मेंटल कितने परसेंट पे है, तो 83%। 83% क्या है, मेंटल है पृथ्वी का, मेंटल है पृथ्वी का। और बचा कितना, तो बचा आपका 16%। तो 16% क्या है, 16% आपका कोर है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत क्रस्ट है, तो 1% आप याद रखिए, 1% आप याद रखिए। 83% क्या है, मेंटल है, और कोर जो है वो 16% है। आई होप कि यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो किसने डिस्कस किया, इसके बारे में IUCC ने बताया, ठीक है। अब इसको विस्तार किया, और एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था डेली। क्या नाम था इनका, डेली नाम था। इन्होंने बोला कि हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, तो उन्होंने बोला कि पहला हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर जिसे स्थल मंडल बोला जाता है, स्थल मंडल। दूसरा इन्होंने बोला कि दूसरा स्थेनोस्फीयर हो जाएगा, स्थेनोस्फीयर जिसे हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। तीसरा इन्होंने जो बताया वो मेसोस्फीयर बताया, मेसोस्फीयर। इन्होंने इसे मध्य मंडल बोला। और चौथा इन्होंने बैरियोस्फीयर बताया, बैरियोस्फीयर बताया। और इन्होंने इसे हिंदी में बैरीमंडल कहा, बैरीमंडल कहा। तो डेली ने कितने भागों में इसको डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। तो डेली ने एक नया क्या दे दिया, न्यू क्लासिफिकेशन दिया, न्यू क्लासिफिकेशन किसके बारे में, तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में इन्होंने। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो पृथ्वी को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था, लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बैरियोस्फीयर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इसको डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, तो आप नाम याद रखेंगे, दैट वन इज डेली, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने बताया जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर ले, लिथोस्फीयर दुर्बलता मंडल या दुर्बल मंडल,
दुर्बलता मंडल। इन्होंने बताया कि इसकी जो मोटाई है वो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है, 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। तो लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी हो गई? 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक। अब उन्होंने दूसरा बताया एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इन्होंने बताया कि जो ये स्थल मंडल होना चाहिए, दैट इज स्थल मंडल। ये आपका स्थल मंडल है और ये आपका दुर्बल मंडल है। इन्होंने बताया इसकी जो मोटाई है वो 100 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है, 400 किलोमीटर तक है। तीसरा इन्होंने मेसोस्फीयर के बारे में बात की। मेसोस्फीयर मध्यमंडल और इसकी जो इन्होंने मोटाई बताई वो बताया 400 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर। और फोर्थ में इन्होंने डिस्कस किया बैरियोस्फीयर के बारे में। बैरियोस्फीयर के बारे में इन्होंने बोला कि जो इसकी मोटाई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है, 71 किलोमीटर तक है। तो हम ऊपर से लेकर कहाँ पहुँच गए? कोर तक हम पहुँच गए। इसके बारे में डिस्कस किसने किया? तो इसके बारे में बताया डेली ने इंटीरियर स्ट्रक्चर को चार पार्ट में डिवाइड किया। लिथोस्फीयर जिसे हम स्थल मंडल बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल जिसे हम बोलते हैं, और तीसरा जिसे हम मेसोस्फीयर बोलते हैं मध्य मंडल, और जो चौथा है दैट इज बैरियोस्फीयर जिसे हम आप बोल सकते हैं बेरी मंडल बोल सकते हैं। अब देखिए, अब एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस कर लें इसके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें लिथोस्फीयर। स्थल मंडल इसका डेप्थ क्या होगा? डेप्थ गहराई। इसका जो डेप्थ होता है वो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। 0 से 100 किलोमीटर तक, 0 से 100 किलोमीटर तक होता है। तो इसका डेप्थ होगा 0 से 100 किलोमीटर तक। ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये फॉर्म्ड कैसे हुआ है? ये क्रस्ट, मेंटल, कोर आपने डिस्कस किया, तो लिथोस्फीयर किसका पार्ट है? तो हम ऐसे बता सकते हैं कि जो 30 किलोमीटर है वो 30 किलोमीटर जो है वो किसका है? ये क्रस्ट का है। और 70 किलोमीटर जो है वो किसका है? ये मेंटल का पार्ट है। हो गया ना 100 किलोमीटर। तो आप इसको बता सकते हैं कि सर ये फॉर्म्ड ऐसे हुआ है। 30 किलोमीटर किसका है? क्रस्ट का है। और 70 किलोमीटर किसका है? ये आपका मेंटल का है। ठीक है। अब थोड़ा हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज वाटर, और ये जो पोर्शन है दैट इज लैंड। पानी, दोनों चीज़ें हैं, पानी भी है और
वाटर भी है, पानी भी है और लैंड भी है, स्थल भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो वाटर है दैट इज अ ओशियानिक पार्ट, ओशियानिक पार्ट, और जो लैंड है दैट इज कॉन्टिनेंट पार्ट, कॉन्टिनेंट पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम कह सकते हैं इसे हम महाद्वीपीय, महाद्वीपीय भाग और इसे हम महासागरीय भाग कह सकते हैं, महासागरीय भाग कह सकते हैं, महासागरीय भाग कह सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बारे में थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस क्या किया कि हमने बोला ये जो अपर पार्ट है दैट इज क्रस्ट, और हमने बोला कि सर आपने अभी बताया जस्ट कि जो लिथोस्फेयर है वो 30 किलोमीटर क्रस्ट का है और 70 किलोमीटर किसका है, दैट इज मेंटल। तो ये दो पार्ट से मिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि लिथोस्फेयर का पार्ट क्या है, यहाँ तक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के नीचे तक क्या शुरू हो गया, ये क्रस्ट था, क्रस्ट था, यहाँ तक क्रस्ट था और इसके नीचे मेंटल शुरू हो गया और मेंटल का पोर्शन यहाँ तक है। तो हम कह सकते हैं कि सर 70 किलोमीटर किसका है, मेंटल का भी पार्ट आता है। तो 30 किलोमीटर किसका है, क्रस्ट का है, और 70 किलोमीटर किसका है, वो मेंटल का है। और ये जो 30 और 70 मिलकर के 100 मिला, तो 100 किलोमीटर की मोटाई तक क्या हो जाएगा, लिथोस्फेयर हमें मिलेगा। ठीक है, लिथोस्फेयर मिलेगा। अब देखिए आपसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस और आराम से करेंगे कि महाद्वीपीय भाग में किस प्रकार की चट्टानें मिलती है और महासागरीय भाग में किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। तो आप इतना समझ लिए फिलहाल कि जो महाद्वीपीय भाग है यहाँ पे हमें ग्रेनाइट प्रकार की रॉक्स देखने को मिलता है, रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। और ग्रेनाइट रॉक्स मिलेगा तो यहाँ की जो डेंसिटी है वो कॉन्टिनेंटल का जो डेंसिटी है ये भी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, कम होता है। और डेंसिटी कम होगा तो यह डेंसिटी कम होगा, इट मीन्स घनत्व कम होगा ना। तो हिंदी में डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ओशियनिक पार्ट में किस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेंगी, तो जो रॉक मिलेगा, चट्टान मिलेगा, वो बेसाल्ट की चट्टान मिलेगी। और बेसाल्ट चट्टान मिलेगा तो यहाँ का डेंसिटी कैसा होगा, घनत्व कैसा होगा, तो यहाँ का घनत्व काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्रस्ट लिथोस्फीयर को दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक था कॉन्टिनेंटल और एक था ओशियनिक, महासागरीय। महासागरीय फिलहाल आप इतना जानिए कि कॉन्टिनेंटल पार्ट में जो हमें रॉक्स देखने को मिलता है वो ग्रेनाइट के रॉक्स देखने को मिलता है, और जो ओशियनिक पार्ट में रॉक्स देखने को मिलता है वो हमें बेसाल्ट के रॉक्स देखने को मिलते हैं। जो ग्रेनाइट के चट्टान होते हैं उनका घनत्व कम होता है और बेसाल्ट का चट्टान जो होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बारे हमें डिस्कस करना है एस्थेनोस्फेयर, जो हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से या फिर किसी प्रकार का एग्ज़ाम आप ले लीजिए, एस्थेनोस्फेयर से, लिथोस्फेयर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके बाद वाले पार्ट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं काफ़ी कम होती है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वही एस्थेनोस्फेयर के बारे में, उसका निर्माण कैसे हुआ, उस जो कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमें ऐसा लगे कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपका आना चाहिए, या फिर इस तरह की जो ज्योग्राफी का जो स्टडी है वो जारी रहना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपको 20-25 मिनट का एक वीडियो बना करके, जिसके माध्यम से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं, उस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूं। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया एक बार फिर से हम शुरू से देख लें। सबसे पहले हमने बात किया कि आंतरिक संरचना जो है उसके बारे में बताया कौन, तो IUGG एक संस्था थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स था। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1919 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में था। इसके बाद हमने बात किया कि इन्होंने पृथ्वी के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसकी मोटाई थी 30 किलोमीटर क्रस्ट की थी, 30 से 2900 किलोमीटर मेंटल की थी और 29 से लेकर के 3671 किलोमीटर तक कोर का था। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि ये कैसे बना हुआ है, कौन कौन सी खनिज, कौन कौन से चीज़ यहाँ पाए जाते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने एक और चीज़ का पता किया है और इन्होंने बोला है कि जो कोर है ना, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आउटर कोर था जो मैग्मा के फॉर्म में रहता है, इनर कोर जो था वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। उन्होंने एक और बताया कि एक इनर मोस्ट फॉर्म भी है इसका, और वो भी किस फॉर्म में है, दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। वो भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है ये भी। फिर हमने देखा कि डेली ने एक न्यू क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने बताया कि हम जो आंतरिक संरचना है इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर हमने बात किया कि इसका जो डेप्थ है, गहराई है, मोटाई है, वो कितना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात किया। फिर हमने एक लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा कि इसकी जो डेप्थ 0 से 100 किलोमीटर तक होता है, ये किससे बना हुआ है, क्रस्ट और मेंटल के, दोनों क्रस्ट और मेंटल से मिलकर के ये बना हुआ है। फिर हमने बात किया कि ये बहुत ही यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हमने ये भी बात किया कि जो लैंड है दैट इज़ कॉन्टिनेंटल पार्ट, जो वाटर है दैट इज़ ओशियनिक पार्ट, और जो ओशियनिक पार्ट में है वो रॉक्स आपको बेसाल्ट की मिलेंगे, बेसाल्ट की रॉक्स मिलेंगे, तो इसका डेंसिटी भी बहुत हाई होगा। और जो ओशियनिक पार्ट में हमें रॉक्स मिलते हैं वो ग्रेनाइट के फॉर्म मिलते हैं, और ग्रेनाइट के फॉर्म में मिलने की वजह से जो ग्रेनाइट का डेंसिटी है वो कम होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद कल हम बात करेंगे स्टेनोस्फीयर के बारे में, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर शेयर करें, हमें इसका दूसरा पार्ट लाने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो।